14 मई 2021 के करंट अफेयर करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ये सब टॉपिक कवर करने वाले हैं आज हम। फर्स्ट टॉपिक है अपना एरियल पैसेंजर रोप वे सिस्टम बिटवीन देहरादून एंड मसूरी। एरियल का मतलब है जी हवा में, हवा में, एयर में। रोप वे का मतलब है जी, रोप का मतलब रस्सी, वे का मतलब रास्ता। रस्सी से रास्ता बनाएंगे जी हवा में। कहाँ से कहाँ तक? देहरादून से लेकर मसूरी। दोनों जगह उत्तराखंड में, आपको पता होगा देहरादून कैपिटल है उत्तराखंड की। यूनियन कैबिनेट ने जी अभी अप्रूवल दे दिया, यानी कि सहमति दे दी अपनी, कि जो आईटीबीपी है ना, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसके पास जो लैंड थी, भूमि थी, वो ट्रांसफ़र कर दिए। किसको दे दिए? उत्तराखंड गवर्नमेंट को। और अब ये क्या करेगी? ये एरियल पैसेंजर रोपवे सिस्टम बनाएगी, देहरादून से लेकर मसूरी तक कनेक्टिविटी करेगी। कैसे होते हैं जी ये रोपवे? देखो जी, पहले आप ये देखो, ये होते हैं रोपवे। ये आपके देखो रोप लगी हुई है ना, रस्सी, इसमें लटक के ये सिस्टम होते हैं। यहाँ से पहाड़ों पर देखो रोड तो नहीं बनाए जा सकते, रोड नहीं बना जा सकते, वहाँ पे ऐसे रोप वे होते हैं, रस्सी के रास्ते। यहाँ पे ये सिस्टम ऐसा कुछ लटका होता है और इसमें बैठ के पैसेंजर जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ऐसे होता है जी। ये लगभग 5.5 किलोमीटर लेंथ होगी जी इसकी, जो रोप वे बना रहे हैं देहरादून में। पुरकुल गांव है जी, पुरकुल विलेज, वहाँ से लेकर लाइब्रेरी मसूरी तक ये रोड मतलब रोप वे बनाया जाएगा, जिसकी कॉस्ट होगी 285 करोड़ रुपए की आएगी जी इसे बनाने में, कॉस्ट मतलब कीमत। ये लगभग एक बार में जी, एक घंटे में, पर आवर पर पर्सन ये कितना ले जा सकता है जी एक डायरेक्शन में? 1000 पर्सन ले जा सकता है जी एक घंटे में ये रोप वे जो बनेगा। ये ट्रैफिक रिड्यूस करेगा जी देहरादून में, जो रोड पे ट्रैफिक होता है, ये फ़ायदा होगा। जो देहरादून से मसूरी में रोड पे जितना ट्रैफिक होता है उसको रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्या होगा? इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। ये फ़ायदे हैं जी इसके रोप वे के। 350 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होंगी जी जनरेट, और 1500 से ज़्यादा पीपल को इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा जी इससे। नेक्स्ट इससे फ़ायदा एक ये होगा जी, टूरिस्ट सिस्टम को प्रमोशन मिलेगा जी। टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे रोप वे होंगे देखने के लिए। या फिर यहाँ पे मान लो जी, अगर रोड है, ये रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा, जाम ज़्यादा लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, तो टूरिस्ट भी नहीं आते हैं। फिर एक बार कोई आता है, देखते हैं वहाँ पे ज़्यादा जाम होता है तो नहीं आता है। अब ये रोप वे से रोड पे भी जाम नहीं लगेगा, आसानी से आप ट्रैवल कर सकोगे। तो इंडस्ट्री है जी, जो टूरिज्म इंडस्ट्री, उसको प्रमोशन मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। बूस्ट का मतलब है जी प्रमोशन, बढ़ावा मिलेगा। अब ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस क्या है जी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो जी, जो हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है जी, और आपको पता होगा यहाँ पे ये चाइना जी, और यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत चाइना का ही पार्ट है। तो इसी के नाम पे हमने ये अपनी पुलिस फोर्स का आर्म फोर्स है जी, आर्म फोर्स, पैरा मिलिट्री फोर्स भी बोल सकते हो आप, पैरा मिलिट्री। देखो जी, मिलिट्री में आपको पता होगा जी, मिलिट्री में जहाँ पे मिलिट्री वर्ड यूज हो, वहाँ पे सिर्फ 3 सेनाएं आती हैं जी हमारी, एयरफोर्स, आर्मी, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ये 3 जी। एयरफोर्स यानी कि वायुसेना, आर्मी मतलब थल सेना, नेवी मतलब जल सेना, यानी कि नौसेना भी बोल सकते हो जी, नौसेना बोलते हैं वैसे तो ये 3 सेना मिलिट्री में। और पैरा मिलिट्री में जी, पैरा मिलिट्री में कुछ ये आती हैं, जैसे आईटीबीपी होगी जी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये आ गई जी पैरा मिलिट्री में। या सीआरपीएफ है जी आपकी, सीआरपीएफ भी पैरा मिलिट्री में आती है जी, सीआरपीएफ। आपकी आई ये मेट्रो वगैरह में या रेलवे स्टेशन पे, मतलब मेट्रो में या गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उस पर देखी होगी जो आपने, सीआईएसएफ, सीआईएसएफ, ये भी पैरामिलिट्री फोर्स है। एसएसबी है जी, ये भी कई सारी फोर्स हैं जी जो पैरामिलिट्री में आती हैं। इसके लिए आपको पता होगा जी, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम होता है जो यूपीएससी लेती है, अगर आप तैयारी भी कर रहे होगे तो पता होगा आपको। तो ये आईटीबीपी कहाँ पे देती है जी अपनी ड्यूटी? इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, इसलिए इसका नाम है इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ये इसका मतलब यही है जी, चाइना जो तिब्बत पार्ट है चाइना का, इसके बॉर्डर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। 1962 में बनाई थी ये, क्यों? क्योंकि जो आपको पता होगा, सिनो इंडियन वार हुआ था 1962 में। सिनो का मतलब है जी चाइना, चाइना और इंडिया के बीच में युद्ध हो गया था 1962 में, जिसमें इंडिया की डिफीट हो गई थी, हार का सामना करना पड़ा इंडिया को। उसके बाद ये बनाई थी जी 1962 में, कि इंडिया और तिब्बत, ये चाइना का जो बॉर्डर है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। बाद में जी 1992 में एक एक्ट बना दिया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट। इसके जरिए क्या है जी, आईटीबीपी के लिए रेगुलेशंस, रूल्स वगैरह बनाए गए ताकि बॉर्डर एरियाज पे इंडिया के सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी इंटरनेशनल नर्सेज एंड मिडवाइफ्स डे।
नर्सिस और मिडवाइफ्स के बारे में तो जानते होंगे जी। मिडवाइफ्स उसे बोलते हैं जो औरत की डिलीवरी कराती हैं, उन्हें बोलते हैं जी मिडवाइफ्स। हर साल इंटरनेशनल नर्स और मिडवाइफ्स डे 12 मई को मनाया जाता है जी हर साल। इस साल की थीम थी ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ये कब से स्टार्ट किया गया जी ये डे मनाना, दिवस? ये 1965 से स्टार्ट किया गया है ये दिवस मनाना। किसने स्टार्ट किया? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस। ये क्या जी? देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मान लो जी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो कब बनी थी? 1899 में, 1899 में बनी थी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस, ये वाली इसकी बात कर रहे हैं जी। आईसीएन कब बनी थी? 1899 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे जी? इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में। और जनेवा कहाँ पे जी? जनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जी एक प्लेस जनेवा। और स्विट्जरलैंड जो कंट्री है जी ये कहाँ पे? ये आपको पता ही है जी, यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो ये बनी थी, किसने बनाई थी? जो डिफरेंट नेशनल्स की, मतलब प्रत्येक राष्ट्र में, जैसे हमारा इंडिया है जी, हर एक देश में नर्सिस की एसोसिएशन होती हैं। जो नर्स होती हैं और मिडवाइफ्स होती हैं, इनकी एसोसिएशन होती हैं। जैसे लेबर यूनियन होती है ना, लेबर यूनियन, ऐसे इनकी एसोसिएशन होती हैं जी, जो इनके नर्सिस के फ़ायदे के लिए, मतलब गवर्नमेंट के सामने इनका पक्ष रखती हैं। जैसे मान लो जी आपके कुछ ग्रुप बन गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं या एनजीओ होती हैं, या जैसे जी लेबर यूनियन का एग्जाम्पल लो, ये लेबर के काम के लिए, जैसे फार्मर की एसोसिएशन लो जी, फार्मर, किसान की एसोसिएशन होती है संगठन, किसान संगठन। ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट के सामने किसान की बात रखते हैं ताकि किसानों के लिए कुछ भलाई की जा सके। ऐसी नर्स एसोसिएशन होती हैं जी, कोई इनकी प्रॉब्लम हो तो गवर्नमेंट के सामने रखती हैं। तो ये नर्स एसोसिएशन मतलब एक तरह से गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ही होती हैं। ये क्या करती हैं? इन्होंने सबने मिलकर लगभग 180 कंट्रीज़ की, मतलब ये नर्स एसोसिएशन 180 नर्स एसोसिएशन ने मिलकर ये बनाया था इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सिस। कब? 1899 में। तो इसने ये स्टार्ट किया था 1965 में ये दिवस मनाना। और किस उपलक्ष्य में इसने रखा था जी कि 12 मई को ही मनाया जाए इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नर्सिस और मिडवाइफ्स दिवस? ये क्यों रखा था 12 मई को ही? क्योंकि 12 मई को जी, 12 मई को ये फ्लोरेंस नाइटेंगल की बर्थ एनिवर्सरी होती है, यानी कि जन्मदिन होता है इस महिला का। ये महिला है जी फ्लोरेंस नाइटेंगल, ये है जी, देखो ये वूमन है, इसके बर्थडे होता है जी इनका 12 मई को, इसके उपलक्ष्य में। और ये कौन है जी? फ्लोरेंस नाइटेंगल। क्या काम किया था कि इनके जन्मदिन को पूरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस का नाम दे दिया गया? इन्होंने जी काम किया था, ये एक इंग्लिश नर्स थी जी, इनका जन्म हुआ था फ्लोरेंस, एक जगह है इटली में, उस उन्हीं के नाम, इटली के मतलब जगह है फ्लोरेंस, उसी जगह के नाम पे इन्होंने, अपना नाम है जी इनका फ्लोरेंस नाइटेंगल, इन्हें बोला जाता है। ये एक सोशल रिफॉर्मर थी जी, सामाजिक सुधारकर्ता, और इंग्लिश नर्स थी, स्टेटिस्टियन भी थी। इन्होंने क्या किया था? क्रीमियन वार हुआ था जी, क्रीमियन वार, मतलब क्रीमिया में युद्ध हुआ था, क्रीमियन वार बोलते हैं उसे। कब हुआ था? 1853 में, और 1853 से लेके 1856 तक हुआ था ये वार। किस किस के बीच में होता जी ये वार? बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा क्रीमियन वार। क्रीमियन वार 1853 से लेके कब हुआ था? 1853 से लेके 56 के बीच में हुआ था, रसिया के बीच में। एक तरफ तो था रसिया, और एक तरफ था जी दूसरी तरफ था कौन? एक अलायंस था जिसमें यूके था, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस था, इटली का पार्ट है जी सार्डिनिया, सार्डिनिया ये भी था, सार्डिनिया अब फिलहाल की डेट में इटली का ही पार्ट है, सार्डिनिया था। और एक था जी ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर इटली को ही बोलते थे जी पहले, सॉरी इटली को नहीं, टर्की, टर्की को बोलते थे, टर्की को ऑटोमन एम्पायर। ये ऑटोमन एम्पायर था, ये एक साथ थी जी, ये अलायंस, अलायंस का मतलब गठबंधन, इनका ग्रुप। और एक तरफ था रसिया, इसमें रसिया को डिफीट का सामना करना पड़ा। डिफीट का मतलब है जी हार का सामना करना पड़ा इस युद्ध में। इस युद्ध के बाद जो नुकसान हुआ था जी, लोगों को नुकसान हुआ, इंजर हो गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए, उनकी सहायता की थी फ्लोरेंस नाइटेंगल ने, मतलब हॉस्पिटल में जो दाखिल हुए उनकी नर्सिस की तरह इन्होंने सहायता की थी। इसलिए इनके जन्मदिन पे ही हर साल ये दिवस रख दिया गया, इंटरनेशनल नर्सिस एंड मिडवाइफ्स डे। तो यही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज क्या है जी? एक पुरस्कार है जी, पुरस्कार दिया जाता है ये। 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड को दिया गया जी। ये इंडियन ओरिजिन की है जी, इंडियन डिसेंट है, मतलब भारतीय ही हैं, भारत से रिलेटेड हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। 2021 का ये वर्ल्ड फूड प्राइज इन्हीं को दिया गया है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने जी एक रिसर्च की थी, किसके लिए? एक न्यूट्रिशनल सेंसिटिव अप्रोच अपनाई थी, जिससे एक्वाकल्चर और फूड सिस्टम में कुछ डेवलपमेंट किया था इन्होंने।
मतलब ऐसा खाना पीना बनाया था जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, पोषक तत्व बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा इन्होंने जी कुछ डेवलपमेंट किया था। एक्वाकल्चर का मतलब है जी जो पानी में होती है जी एग्रीकल्चर, यानी कि पानी में तो फिश वगैरह ही उगाते हैं ना, फिश वगैरह, या फिर कुछ घास फूस हो जाता है जी, वो भी काम में आता है मेडिसिन के लिए या फिर और पर्पज़ के लिए, खाने के लिए भी। आजकल तो सीवीड भी उगाई जा रही है, सीवीड सीवीड खाने के लिए भी यूज होगी, सब्जी वगैरह बनाने के लिए। तो इनमें जी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ काम किया था, जिसके लिए प्राइज़ दिया है। अब इस प्राइज़ के बारे में पढ़ते हैं जी, वर्ल्ड फूड प्राइज़। ये प्राइज़ क्या है जी, एक इंटरनेशनल ऑनर है जी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय में मतलब सम्मान दिया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। अगर कोई फूड में, वर्ल्ड पूरे विश्व में कोई फूड में अवेलेबिलिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी से रिलेटेड कुछ इंप्रूवमेंट कर देता है, मतलब फूड में कोई इंप्रूवमेंट कर दे जी। मान लो अभी कोई ऐसा बीज है जी, वीट है, गेहूँ, गेहूँ का बीज है, जिसे बोने से, खेत में लगाने से मान लो 3000 किलोग्राम गेहूँ होता है। और अगर कोई मान लो जी इन्होंने ऐसा डेवलपमेंट कर दिया कि गेहूँ से मान लो जी विटामिन ए नहीं मिलता अभी, विटामिन ए, और इन्होंने कुछ ऐसा जीन डाल दिया वीट में, और इससे विटामिन ए भी मिलेगा। और जहाँ एक खेत में पर एकड़ 3000 किलोग्राम होता था, गेहूँ उगता था, वीट उगता था, और इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया इसमें जी, जीन में परिवर्तन कर दिया। अब विटामिन ए भी होगा इसमें, न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ा दी। और मान लो अब एक खेत में पहले जहाँ 3000 किलोग्राम होता था, अब 4000 किलोग्राम होगा। तो इस ऐसा कोई चेंज कर दे जी, कुछ इंप्रूवमेंट, या तो क्वांटिटी में या क्वालिटी में या अवेलेबिलिटी में, तो ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया जाता है जी। ये किस किस फील्ड में दिया जाता है जी, ये फूड सप्लाई के फील्ड में दिया जाता है, या कोई प्लांट में कोई इंप्रूवमेंट कर दे, एनिमल वगैरह में, सोशल साइंस में, फूड साइंस में, टेक्नोलॉजी में, न्यूट्रिशन से, पोषक तत्व से रिलेटेड, या रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए कुछ करे जी इंप्रूवमेंट, उस फील्ड में दिया जाता है जी। एलिजिबिलिटी क्या है जी, किस किस को दिया जा सकता है, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है जी। आपको भी दिया जा सकता है, आप भी कोई ऐसा कर दो जी, इन्वेंशन इंप्रूवमेंट कर दो कुछ फूड में, आपको भी मिल जाएगा ये प्राइस। ये किसी भी रेस का हो जी, किसी भी नस्ल का हो वो आदमी, किसी भी धर्म का हो, रिलीजन का, किसी भी नेशनलिटी का, किसी भी राष्ट्र का हो जी, किसी भी पॉलिटिकल बिलीफ का हो, किसी भी पार्टी में बिलीव करता हो, इससे कोई मतलब नहीं जी, किसी भी इंडिविजुअल को दिया जा सकता है। इसमें जी कैश प्राइज़ दिया जाता है इस अवार्ड के साथ साथ। जब ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया जाता है, ये पुरस्कार, उसके साथ साथ $2.5 लाख दिए जाते हैं जी, $2.5 लाख। और अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो जी लगभग 1.82 करोड़ रुपीज़ हो जाएंगे। ये प्रेजेंट कौन करता है जी, कौन देता है इस वर्ल्ड फूड प्राइज़ को? वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था, यही देती है जी। और इसको पैसा कौन देता है जी, इसको डोनेट करते हैं जी, कौन? 80 कंपनीज है, लगभग 80 कंपनी से ज़्यादा, और इंडिविजुअल कोई भी दान दे सकता है इसको। उस दान की राशि को जी ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन है जो दे देती है, किसमें? वर्ल्ड फूड प्राइज़ में। आप भी करना चाहो जी, दान दे सकते हो वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन को, 5-7 रुपये दान कर सकते हो। नॉर्मन ई बोरलॉग कौन है जी? देखो जी, ये प्राइज़ जब बनाया था ना, वर्ल्ड फूड प्राइज़, इनको बनाया था इसने, नॉर्मन ई बोरलॉग नाम के एक आदमी है जी, इन्होंने बनाया था इस प्राइज़ को। ये पूरे वर्ल्ड में जी, ये 1970 में बनाया गया था, और ये नोबल पीस प्राइज़ समझा जाता है जी, मतलब एक तरह से नोबल प्राइज़ समझा जाता था फूड में। और जो ये नॉर्मन ई बोरलॉग थे जी, इनको नोबल पीस प्राइज़ मिला था 1970 में। देखो जी, ये एक आदमी है नॉर्मन ई बोरलॉग, इनको 1970 में नोबल पीस प्राइज़ मिला। उनके काम के बाद मतलब एग्रीकल्चर में कुछ डेवलपमेंट किया था इन्होंने, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन समझा जाता है, मतलब हरित क्रांति का जनक समझा जाता है इन्हें। और इसी के उपलक्ष्य में जी इन्होंने बाद में जो ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ है, इसका आविष्कार किया, मतलब इसको एक तरह से सेटअप किया प्राइज़ को इन्होंने, वर्ल्ड फूड प्राइज़ को। ये 1970 में तो इन्हें नोबल पीस प्राइज़ मिला था, और 1986 में इन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज़ बनाया। और ये किसकी स्पॉन्सरशिप से बनाया? जनरल फूड कॉरपोरेशन है जी एक, उसके स्पॉन्सरशिप से ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ क्रिएट किया गया, मतलब बनाया गया। अब ये नोबल पीस प्राइज़ क्या है जी? देखो, आपको पता होगा जी, नोबल प्राइज़ दिए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़ा नोबल प्राइज़, यानी कि एक पुरस्कार है, पुरस्कार है जी, पुरस्कार है मतलब अवार्ड है ये प्राइज़। इसको सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट प्राइज़ समझा जाता है पूरे वर्ल्ड में। ये सिर्फ 6 फील्ड में दिया जाता है जी, 6 फील्ड में। ये जब बनाया गया था 1901 में बनाया था गया था जी, 1901 में, जब तो सिर्फ 5 फील्ड में मिलता था। ये 5 फील्ड में, 5 फील्ड कौन सी हैं जी? एक तो जी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में कोई, केमिस्ट्री में मान लो आविष्कार कर दे, इन्वेंशन कर दे जी कोई, जो पहले हो ही ना ऐसी चीज़, तब दिया जाता था। एक फिजिक्स में दिया जाता है ये। और थर्ड दिया जाता है जी आपका, ये आपका फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी बोल सकते हो जी, या आप बोल सकते हो जी मेडिसन,
कोई दवाई बना दो जी आप, तभी नोबल पीस प्राइज़ दिया जाता है, मतलब नोबल प्राइज़ फॉर मेडिसन एक दिया जाता है जी पीस के लिए, शांति के लिए। मान लो जी आप कहीं दो कंट्री के बीच में युद्ध चल रहा है, उसमें आप शांति सेटअप कर दो तो आपको प्राइज़ मिल सकता है नोबल पीस प्राइज़, एक नोबल मेडिसिन प्राइज़, नोबल फिजिक्स प्राइज़, नोबल केमिस्ट्री प्राइज़। और पांचवा हो गया जी आपका नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, मतलब कोई आप ऐसी बुक लिख दो बहुत अच्छी, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई और बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है आपने बुक की, तब भी आपको मिल सकता है ये प्राइज़। लेकिन 1968 में, 1901 में सिर्फ 5 कैटेगरी के लिए मिलता था। 1968 में, 1968 में जी इसमें एक कैटेगरी और जोड़ दी गई जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के लिए भी मिलता है जी ये प्राइज़। मतलब टोटल कितनी कैटेगरी होगी? 6 कैटेगरी के लिए दिया जाता है ये। और ये नोबल नाम का आदमी था जी जिसके नाम पे रखा गया है। नोबल नाम का आदमी था, जब वो मरा था उसने कहा था मेरी सारी संपत्ति और जितनी भी है मेरा धन, वो सब एक प्राइज़, मतलब एक अवार्ड क्रिएट किया जाए और पूरे वर्ल्ड में दिया जाए जो भी सबसे बेहतर करे कुछ फील्ड में। तो जब क्रिएट किया गया था जी ये 1901 में। और ये नॉर्वे कंट्री है जी, आपको पता होगा कहाँ पे, यूरोप में, नॉर्वे और स्वीडन। नॉर्वे स्वीडन में अकेडमी है जी, वो अकेडमी मिलकर देती है जी ये नोबल प्राइज़ को। तो इन्हें जी नोबल प्राइज़ फॉर पीस मिला था, शांति के लिए पुरस्कार मिला था नॉर्मन ई वर्ल्ड को 1970 में, और 1986 में वर्ल्ड फूड प्राइज़ बना दिया गया था। और ये नोबल प्राइज़ फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर जाना जाता है, कौन सा? वर्ल्ड फूड प्राइज़। वर्ल्ड फूड प्राइज़ जैसे नोबल प्राइज़ सबसे बड़ा है ना जी पूरे वर्ल्ड में, ऐसे ही फूड के लिए इसे नोबल प्राइज़ कहा जाता है, मतलब फूड के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो दिया जाता है। और हमारे इंडिया में जी ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर किसे बोला जाता है? MS स्वामीनाथन को। पूरे वर्ल्ड में तो देखो जी हरित क्रांति का जो वो है जनक किसको बोला जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को। और हमारे इंडिया में बोला जाता है जी MS स्वामीनाथन को। आपको पता ही होगा जी ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, हरित क्रांति। इन्हें भी जी मतलब अवार्ड दिया गया था 1987 में। ये अवार्ड कौन सा? वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड दिया गया था, वर्ल्ड फूड प्राइज। सबसे पहले आदमी थे जी MS स्वामीनाथन जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया था 1987 में, क्योंकि 1986 में ये बनाया गया था अवार्ड वर्ल्ड फूड प्राइज 1986 में। और 1987 में जब पहला प्राइज दिया गया वो MS स्वामीनाथन थे, हमारे इंडिया के ही हैं जी MS स्वामीनाथन। और इन्होंने हमारे इंडिया में जी हरित क्रांति लेके आए, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक इसलिए कहा जाता है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है जी? देखो जी 1965 के लगभग 1906 मतलब 1960s के लगभग 1960s में लगभग लगा लो जी 1965 में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट की जी MS स्वामीनाथन ने हमारे इंडिया में। MS स्वामीनाथन ने। ये क्या है जी ग्रीन रिवॉल्यूशन? ये है जी इसमें फसलों का क्या है जी नए बीज लाए गए जी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेके आए गए और वो यूज किए गए, जिससे क्या है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज हुई जी, उत्पादन और उत्पादकता दोनों इंक्रीज हुई खेतों में। जैसे पहले मान लो जी एक खेत में पहले 1500 किलोग्राम गेहूं होता था, जब ये हरित क्रांति है उसके बाद गेहूं की जो क्या है जी प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता, एक खेत में फिर 3000 किलोग्राम तक होने लगा जी, गेहूं पैदा होने लगा। तो ये है जी ग्रीन रिवॉल्यूशन। और चावल की खेती भी पे भी जोर दिया गया जी इसमें, राइस पे। और ज़्यादातर लाभ हुआ जी इसमें हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के फार्मर को, वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स को हुआ। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, कभी डिटेल में पढ़ेंगे जी ग्रीन रिवॉल्यूशन, बस इतना जान लो इसमें। नेक्स्ट है जी अपना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये अभी एक न्यूज़ में इसलिए जी अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही हैं। सोशल मीडिया आप मान लो जी जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, बहुत सारे आ गए हैं लोगों का टाइम बर्बाद करने के लिए। ये इनमें क्या जी सोशल मीडिया है जो इस पे पोस्ट चल रही है, मतलब किसी ने इमेज डाल दी, किसी ने रिक्वेस्ट की क्या कि जो कोविड-19 की वजह से बच्चे ऑर्फन हो गए हैं, ऑर्फन का मतलब जी अनाथ, जिनके माँ बाप मर गए हैं, उन बच्चों को अडॉप्ट किया जाए, उन्हें गोद लिया जाए, ऐसी कैंपेन चल रही है, पोस्ट डाली जा रही है लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट का मतलब है जी धुरंधर, मतलब विशेषज्ञ, वो बोल रहे हैं कि ये जो कार्य कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे ये कर रहे हैं ये इलीगल है, अवैध है। क्यों जी? क्योंकि एक एक्ट है जी ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का, इसके सेक्शन 80 और 81 में, मतलब इसकी धाराएं जी प्रोविजन, उसमें 80 और 81 में ये लिखा गया है कि इसके अनुसार अगर किसी चिल्ड्रन को इस प्रोसेस के बाहर अडॉप्ट किया जाता है तो वो इलीगल माना जाएगा, अवैध माना जाएगा जी। किसी बच्चे की सेल या परचेज की जाती है, खरीद या बेचा जाता है तो वो अवैध होगा। अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो जो इस सेक्शन में लिखा जी प्रोसीजर, उस प्रोसीजर के अनुसार ही अडॉप्ट करना पड़ेगा, गोद लेना पड़ेगा। और इसके अंदर प्रोसीजर ये है, एक संस्था बनाई हुई है कारा नाम से, पढ़ेंगे इसके बारे में भी, कारा नाम से। उसकी अनुमति लेनी पड़ती है जी जब आप किसी बच्चे को गोद ले सकते हो।
और उसमें भी कुछ गाइडलाइंस हैं। लेकिन इस प्रोसेस के बाहर अगर आप किसी बच्चे को गोद लेते हो, अडॉप्ट करते हो, तो वो इलीगल है। इसलिए ये एक्ट है जी अभी न्यूज़ में आया है और कई बार पहले भी ये न्यूज़ में रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ प्रोविज़न देखेंगे जी हम, इंपॉर्टेंट आपके एक दो बार ये ना पूछा भी जा सका आपके यूपीएससी के मेंस एग्जाम में, समझे हो, तो खाली पीली नहीं पढ़ रहे हम इसे। ये एक्ट क्या है जी, पनिशमेंट है जी, इसमें 3 से 5 साल की पनिशमेंट हो सकती है और मतलब जेल हो सकती है आपको 3 ईयर से 5 ईयर तक, 3 से 5 साल की जेल हो सकती है, 1 लाख रुपए का फाइन यानी कि जुर्माना लग सकता है आप पे अगर इसकी प्रोविजन को आप उल्लंघन करोगे, वायोलेशन करोगे, किसी बच्चे को इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से आप अडॉप्ट करोगे, गोद लोगे तो। अब इसमें जी प्रोसीजर क्या है जी, किसी चिल्ड्रन को अडॉप्ट करना हो, किसी अनाथ बच्चे को अडॉप्ट करना हो, देखो जी इसमें ये है, कोई बच्चा अनाथ है, आपको पता है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है अनाथ है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस एक्ट के अनुसार। क्या क्या, या तो आप चाइल्ड लाइन 1098 पे फ़ोन करके बताओ जी, कि 1098 पे फ़ोन करो, कोई बच्चा अनाथ घूम रहा है, आप बताओ कि ये अनाथ बच्चा है और इसे लेके जाइए। या फिर दूसरा ऑप्शन है जी, डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है जी, ये सेटअप होती है जी, वहाँ जाके आप इस कमेटी के पास बोलो कि भाई साहब ये अनाथ बच्चा ऑर्फन, इसे ले लो आप और किसी अनाथालय में दाखिल करो इसे। या फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं जी, उस ऑफिसर के पास जाके आप रिक्वेस्ट करो जी ये अनाथ बच्चा है, इसको लो आप एजेंसी में दो। या फिर आपके पास फोर्थ ऑप्शन है, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये कमीशन है जी एक, हर एक स्टेट में होता है, उसकी हेल्पलाइन पे आपके नंबर पे डायल करो और उसको बोलो, वो आपके जहाँ भी हो लेके जाएंगे जी बच्चे को, अनाथ बच्चे को। तो ये ऑप्शन है जी, ये है लीगल प्रोसीजर। इसमें जी जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है वो देखेगी, बच्चे के बारे में असेस करेगी, पूरी जानकारी लेगी और मूल्यांकन करने के बाद कि हाँ बच्चा अनाथ है, कोई नहीं है, उसके बाद क्या है, एक स्पेशलाइज अडॉप्शन एजेंसी होती है जी, अनाथालय को, किसी भी अनाथालय को दे देगी बच्चे को, हाँ आप इस बच्चे की देखभाल करो। जब मान लो जी इसमें कहा गया है व्हेन देयर इज ए चाइल्ड विदाउट ए फैमिली, तो स्टेट बिकम्स ए गार्डियन। जब किसी बच्चे की कोई फैमिली नहीं होती है ना जी, अनाथ होता है, माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं होता है, तो स्टेट का यहाँ मतलब है जी राष्ट्र, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट, या राष्ट्र बोल लो जी, या आप बोलो गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उसका गार्जियन, देख रेख करने वाला जी, जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट की है। फिर अदर चाइल्ड केयर ऑप्शन क्या है जी, अदर ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन ये जी, ऑप्शन अडॉप्शन इज ओनली वन ऑप्शन, कि गोद लेना सिर्फ एक विकल्प है, ये ओनली ऑप्शन नहीं है। ये देखा जाता है गोद लेने से पहले, कोई बच्चा जी अनाथ हो गया, पहले ये देखा जाता है कि उसके अंकल आंटी भी हैं क्या, चाचा चाची, कोई ताऊ ताई हैं क्या घर में। तो अगर बच्चा चाहता है कि मैं उनके साथ रहना चाह रहा हूँ, तो वो फैमिली में उनके साथ रह सकता है। अगर हाँ उसके पास जब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर उसको अनाथालय में भेजा जा सकता है। तो इसमें जी इम्पोर्टेंट है कि चिल्ड्रन के अधिकारों का संरक्षण किया जाए, गार्ड किया जाए। नीड ऑफ द आवर क्या जी, ज़रूरत क्या है अभी, देखो जी जो कोविड-19 की वजह से बच्चे अनाथ हो रहे हैं, आपने बहुत भी अखबारों में, न्यूज़ों में देखा होगा जी, बहुत सारे बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं कोविड-19 से, बच्चे अनाथ हो जाते हैं घर में से। और आपको तो पता है आजकल शहरों में न्यूक्लियर फैमिली हो रही है जी, मतलब बच्चे, एक ही फैमिली रहती है, माता पिता और उनके बच्चे, अगर माता पिता मान लो जी कुछ हो जाए, भगवान न चाहे, तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो ऐसे में जी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट, वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को क्या करना चाहिए, एक किनशिप केयर बनाना चाहिए जी, मतलब एक ऐसी, मतलब ग्रुप जो क्या है, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करे और उनके लिए जे एक्ट के थ्रू, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इसके थ्रू प्रोविजन जो दी गई है उनके संरक्षण के लिए काम किया जाए इमिडिएटली। अब ये जे एक्ट क्या है जिसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 2015 में ये एक्ट पास किया गया, 2015 में। इसका काम यही था कि कुछ जो चिल्ड्रन होते हैं जी उनकी समस्या को एड्रेस किया जाए, हल ढूंढा जाए, ताकि उनकी केयर और प्रोटेक्शन की जाए ऐसे चिल्ड्रन की। ये जो एक्ट है जी ये कहता है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एवरी डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश हो। ये याद रखना है जी, ये स्टेटमेंट में देके पूछा जा सकता है, एवरी डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हमारे देश में जितने भी जिले हैं उसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होनी चाहिए और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होना चाहिए, समझे। और हर एक इसमें ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कमेटी है जी और ये बोर्ड है, इनमें कम से कम एक मेंबर वुमन हो, समझे। जितने भी मान लो बोर्ड में 4 मेंबर, 5 मेंबर है, इस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, उनमें से कम एक वुमन मेंबर होगी। और एक अथॉरिटी बनाई जी, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये अथॉरिटी है जी, मान लो आप देश से अडॉप्ट करना चाहते हो या देश से बाहर से कोई अडॉप्शन करना चाहते हो, या हमारे देश से कोई बच्चा गोद लेना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है, तो इस अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी जी। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है जी इस एक्ट बना के, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि जे एक्ट के थ्रू बनी है ये सांविधिक संस्था।
अब इस एक्ट में जी कुछ ऑफेंसेस, नए ऑफेंसेस इंक्लूड किए गए। ऑफेंसेस का मतलब है जी अपराध, कोई बच्चों के अगेंस्ट कोई अपराध हैं तो वो इंक्लूड किए गए। जैसे इलीगल अडॉप्शन, अगर कोई अवैध तरीके से बच्चा गोद लेता है तो वो एक अपराध समझा जाएगा, ऑफेंस समझा जाएगा, भले ही आप उसकी भलाई के लिए कर रहे हो। तो लीगल प्रोसीजर के अनुसार ही आपको बच्चा गोद लेना है, कारा की अनुमति लेके। ये कारा है जी, जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसकी अनुमति लेके। नेक्स्ट है जी यूज ऑफ चाइल्ड बाय मिलिटेंट ग्रुप, कोई आतंकवादी संगठन अगर वो बच्चे का यूज करते हैं जी, मान लो बच्चे पे बम लगा के और भेज देते हैं और बच्चे को उड़ा देते हैं, ये भी इलीगल एक्टिविटी है जी, ये भी ऑफेंस है, अपराध है। नेक्स्ट है जी डिसेबल्ड चिल्ड्रन के अगेंस्ट ऑफेंसेज, कोई अपराध ऐसे हैं जी जो मान लो किसी बच्चे के हाथ पैर खराब है, विकलांग है, उनके अगेंस्ट अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी करते हो वो भी अपराध समझे जाएंगे इस एक्ट के थ्रू। और आपको कितने साल की सज़ा हो सकती है, याद करो, 3 से 5 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना। तो ये समझे जाएंगे नहीं नए, ये इसमें इंक्लूड किए गए अपराध, इंक्लूड किए गए ऑफेंसेस। एक है जी ऑल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है कहाँ पे, हमारे इंडिया में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट उन्हें रन कर रही है, चाहे कोई वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, चाहे कोई एनजीओ उन्हें चला रही है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चला रही है किसी अनाथालय को। अनाथालय जी मतलब ऑल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जितने भी इंडिया में हैं, उनको जी मैंडेटरली 6 महीने के अंदर अंदर इस एक्ट में रजिस्टर कराना पड़ेगा। जब देखो जी 2015 में ये एक्ट लागू हुआ था ना, लागू होने के 6 महीने के अंदर अंदर इन सबको अनिवार्य था कि ये रजिस्टर कराएंगे इस एक्ट के थ्रू कि हाँ हम अनाथालय चला रहे हैं। तो यही था जी इस एक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी वैक्सीन हेजिटेंसी। ये क्या जी वैक्सीन हेजिटेंसी, हेजिटेंसी का मतलब आप समझते हो जी हिचकिचाहट। और किससे हिचकिचाहट हो रही है, ये वैक्सीन से हो रही है जी, वैक्सीन लगाने से लोग मना कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है न्यूज में है, समझे। तो अभी क्या है, अथॉरिटीज इन रूरल और रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जी कुछ लोग इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई साहब हमें वैक्सीन नहीं लगवानी, हम वैक्सीन लगवाएंगे तो मर जाएंगे और हमें क्या जी नुकसान होगा वैक्सीन से। कुछ ऐसी अफवाहें फैल रही हैं, आपको भी पता जी सोशल मीडिया पे कि वैक्सीन मत लगवाओ, इससे मर रहे हैं लोग, नपुंसक हो रहे हैं। तो इन अफवाहों के थ्रू ये वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं। और आपको पता है जब वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो सिर्फ उस इंसान का नुकसान नहीं है, पूरे देश का नुकसान है। अगर उसको मान लो कोरोना हो गया जी, पूरे फिर फैला देगा वो तो इसको वैसे ही रोकना भारी हो रहा है इसको, कोरोना वायरस को। तो ये अथॉरिटी है जी कुछ। तो देखो जी ये आपका एथिक्स और जीएस पेपर 2 में काम आ सकता है, बहुत अच्छा ये आर्टिकल है जी। एथिक्स में जी जो इसमें कुछ सजेशन दिए गए हैं, कुछ काम किए गए हैं, ये आप यूज कर सकते हो। मान लो जी हो आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो जी, आप आईएएस बन गए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जी, आप कलेक्टर हो, और वहाँ पे किसी डिस्ट्रिक्ट में जी विरोध चल रहा है और वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, कुछ लोग मना कर रहे हैं, कुछ ऐसा बिलीफ फैला हुआ है कि नहीं हम वैक्सीन लगवाएंगे तो मर जाएंगे, हमारा नुकसान होगा इससे, वैक्सीन से। तो इस को जी इस हम समस्या को कैसे हल करोगे, अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर हो तो क्या क्या करोगे आप, क्या क्या करोगे, वो इस आर्टिकल में पढ़ते हैं जी, क्या क्या कर सकते हो आप। तो वो आंसर आपको इस आर्टिकल में मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में जी कुछ रूरल और रिमोट डिस्ट्रिक्ट में अथॉरिटीज़ ने क्या किया है, कुछ ट्राइबल एक्टिविस्ट को इंगेज किया है। मतलब ट्राइबल का मतलब जी आपको पता है आदिवासी, और एक्टिविस्ट मतलब समाज सेवी, जो समाज सेवी करते हैं जी ट्राइबल एरियाज में, उनकी सहायता लिए, उनकी सहायता लेके लोगों में जी जो कोविड-19 को लेके जो वैक्सीन बनी है जी कोविड-19 की, उनको लेके जो वैक्सीन हेजिटेंसी है उसको रिमूव करने के लिए सहायता लिए। अब देखो जी आप भी अगर कलेक्टर होते तो ट्राइबल एक्टिविस्ट की सहायता ले सकते हो, क्योंकि जो लोग हैं जी ट्राइबल एरियाज में जो समाज सेवी हैं उनको अपना एक तरह से गुरु मानते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं। अगर इनकी सहायता लोगे, इनसे कहलवाओगे आप वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है, तो शायद उनकी बात मान लें। आपकी नहीं मानेंगे, क्यों, आप तो उनके लिए जी फॉरेन हो, विदेशी हो, आप क्यों मानेंगे, आपको जानते थोड़ी ना है। तो इनकी सहायता ले सकते हो जी एज ए डीएम आप भी, तो इसको यूज कर सकते हो। तो कोविड-19 के अगेंस्ट जी इसको रोकने के लिए विलेज एरिया में तो ये कर सकते हो जी। इशू क्या है, इशू यही है जी, देखो किसी ने फेक न्यूज़, आपको पता है जी जो फेक न्यूज़ होती है ना, फेक का मतलब है जी नकली, जो डुप्लीकेट न्यूज़ होती हैं, खबरें होती हैं, ख़राब खबरें मतलब गलत खबरें बहुत जल्दी से फैलती हैं। आपको पता है आजकल आपके पास मान लो व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट आई, 1 मिनट नहीं लगाते, 1 सेकंड नहीं लगाते आप फॉरवर्ड करने में, अरे मैं फॉरवर्ड करूँ, पता नहीं आपको कुछ फ़ायदा होगा क्या उससे, कुछ ये नहीं सोचते क्या फ़ायदा फॉरवर्ड करके, जिसने कर दिया ठीक है, क्यों करना आगे फॉरवर्ड। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जी फॉरवर्ड करते जाते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे। तो ये फेक न्यूज़ बहुत जल्दी फैलती हैं जी, और यही वैक्सीन के रिगार्डिंग फेक न्यूज़ है जी जो फैल रही है। लोग ऐसा बिलीव कर रहे हैं कि वैक्सीन अगर उन्हें लगी ये टीका, तो या तो उन्हें मार देगी जी, किल कर देगी, या फिर वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट का मतलब है जी नपुंसक, ए पर्सन विच इज़ नॉट, ए पर्सन हु इज़ नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस बेबी, उसको बोलते हैं जी इम्पोर्टेंट। व्हाट इज़ बीइंग डन, क्या करना चाहिए जी फिर इसके लिए, देखो जी मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं जी जो अथॉरिटी हैं डिस्ट्रिक्ट और रूरल एरियाज़ में, ट्राइबल, एक तो ट्राइबल
जो एक्टिविस्ट हैं जी उनका सहायता ले रहे हैं, जो समाज सेवी हैं उनसे कहलवा रहे हैं। दूसरा, ये कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं जी, पोस्टर लगा रहे हैं कि वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है, इतने फ़ायदे हैं। फोक सॉन्ग गा रहे हैं जी, कुछ वहाँ की संस्कृति के अनुसार, कल्चर के अनुसार वहाँ पे गाने गा के इन्हें बता रहे हैं जी लोगों को, रूरल और ट्राइबल जो पीपल है जी उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं जी ये इन्होंने जो पंच हैं जी, सरपंच और पंच विलेज एरियाज में, उनको मैंडेटरी कर दिया है कि आप सबसे पहले आप लगवाओ, क्योंकि वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं जी और वो जल्दी से समझ जाते हैं, तो उनके फैमिली को और उनको सबको वैक्सीनेट किया जा रहा है। अगर वो लगवाएंगे तो जी फिर उनके मन से थोड़ा हटेगा, भय डर हटेगा कि भाई साहब हाँ इनको कुछ नहीं हो रहा, सरपंच भी लगवा रहा है तो हम भी लगवा लें। तो ये कितना अच्छा देखो जी तरीका आप यूज कर सकते हो आंसर में, एथिक्स का आंसर में। नेक्स्ट है जी, जो एम्प्लॉयर हैं, जो मालिक हैं, जो वहाँ पे लोगों को रोजगार देते हैं, उनको पहले लगाओ जी। अब जो उसके अंदर जो काम कर रहे हैं जी कर्मचारी, फिर उनको देख के जी लगवाएंगे कि अपना उनका मालिक लगवा रहा है तो हम भी वैक्सीन लगवा लें, तो इससे लोगों का माइंडसेट थोड़ा डाइवर्ट होगा। अब वैक्सीन हेजिटेंसी क्या हम पढ़ चुके हैं जी। देखो WHO के अनुसार वैक्सीन हेजिटेंसी की डेफिनेशन ये है कि डिले इन एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल ऑफ वैक्सीन। अगर आप मान लो जी स्वीकार करने में बाद मतलब थोड़ी देरी करते हो कि वैक्सीन को अपनाने में देरी कर रहे हो, तो वो भी वैक्सीन हेजिटेंसी की डेफिनेशन में आता है, परिभाषा में। या फिर वैक्सीन लेने से आप इनकार कर देते हो, रिफ्यूज कर देते हो, वो भी किस में आता है, वैक्सीन हेजिटेंसी में। वैक्सीन उपलब्ध होने के कारण भी, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, वैक्सीन है, फिर भी आप नहीं लगवा रहे हो, इनकार कर रहे हो या फिर डिले कर रहे हो, टाल रहे हो, टालते जा रहे हो, नहीं अभी नहीं लगवाऊंगा बाद में लगवाऊंगा, तो ये क्या है जी, वैक्सीन हेजिटेंसी बोलते हैं जी इसे। ये जी पूरे वर्ल्ड में 10 कुछ थ्रेट हैं जी, उसमें से एक वैक्सीन हेजिटेंसी है जिसकी वजह से हेल्थ को कंसर्न है, परेशानी है जी। और क्या कंसर्न है जिससे, और क्या परेशानी है, देखो जी वैक्सीन आपको पता है एक असेंशियल वीपन है, एक हथियार है, जरूरी हथियार है, किससे, इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए। एक तरह से युद्ध है जी ये पूरे वर्ल्ड में, वार कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन है। और वैक्सीन अगर नहीं लगवाई तो इसके जी नेगेटिव कंसिक्वेंस हो सकते हैं, जिससे कि पेंडेमिक को रोकना बहुत भारी हो सकता है। नीड ऑफ द आवर क्या जी, नीड ऑफ द आवर का मतलब है जी एक फ्रेज है, मतलब क्या ज़रूरत है अभी करने की। ज़रूरत यही है जी कि पहले तो वैक्सीन जो हेजिटेंसी है उसके पीछे रीज़न क्या है ये ढूंढो, कि लोग क्यों इनकार कर रहे हैं, उस रीज़न को पहले ढूंढो। नेक्स्ट क्या है जी, लोगों में कॉन्फिडेंस जनरेट करो पब्लिक में। कैसे, आप बताओ कि देखो जी ये वैक्सीन है, जो ड्रग है बहुत ही सेफ है और क्लिनिकल ट्रायल हो चुकी है, इसकी डिज़ाइन और कंडक्ट सारा कुछ दिखाओ, पूरी एनालिसिस दिखाओ, इतने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और ये अप्रूव कर चुकी है गवर्नमेंट, और इससे किसी इतने लोगों को जो लगी है कोई नुकसान नहीं हो रहा और लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये पहले लोगों में अवेयरनेस जनरेट करो। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं जी, यही जी लोगों को पब्लिक अवेयरनेस फैलाना है, क्लिनिकल ट्रायल के बारे में बता के और अप्रूवल के बारे में बता के। तो यही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। ये क्या है जी, एक बैटरी, जैसे आपके घरों में बैटरी होगी जी, इन्वर्टर लगा होगा आपके घरों में, बैटरी होगी, वो एनर्जी स्टोर करती है जी, एनर्जी बिजली स्टोर करके रखती है ना। आपको पता है जी यहाँ पूरे वर्ल्ड में कोई भी जो चीज़ चल रही है एनर्जी से चल रही है, ऊर्जा से चल रही है। आप भी चल रहे हो जी एनर्जी से, ऊर्जा से चल रहे हो। आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, पेट्रोल डालते हैं क्या आपके अंदर, नहीं जी पेट्रोल नहीं, कि आप खाना खाते होंगे ना, खाने से आपको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी। और जैसे बाइक है जी, कार गाड़ियाँ, वो उनको कहाँ से ऊर्जा मिलती है जी, पेट्रोल डीजल से। ऐसे ही आप फैन चला रहे हो, जो आपके घरों में पंखा चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, उसको एनर्जी ऊर्जा कहाँ से मिल रही है जी, बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है जी, पावर है, एनर्जी, उसको स्टोर करेगी एक सेल है जी, बैटरी है, बैटरी स्टोरेज सिस्टम है, एडवांस केमिस्ट्री सेल। तो ये एक नेशनल प्रोग्राम चलाया जी राष्ट्र का, कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दे दिया। ये प्रोग्राम किसका है, ये प्रपोजल रखा था डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर ही काम करता है। देखो जी आपको ये जरूर पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है, कई बार पूछा गया है यूपीएससी में। और अगर आप मेंस में ये क्वेट करोगे जी, थोड़ा एग्जाम में डाल दोगे, एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़ता है कि हाँ बच्चा सब कुछ जानता है, आपको 0.5 मार्क्स ज़्यादा दे देगा। और हर क्वेश्चन पे 0.5 मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे तो सोच लो आप कितने मार्क्स से बाकी लोगों को पीछे छोड़ सकते हो और रैंक में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो कैबिनेट ने अभी अप्रूवल कर दिया है जी, इसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। और ये जो अप्रूवल दिया है, एक प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई हुई है, उसके अंतर्गत ही दिया गया है जी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है किस लिए चलाई गई है, हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो जी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में जी जो भी संसाधन है सब, मतलब इक्विपमेंट वगैरह हमारी कंट्री में ही बने, और हमें अपनी कंट्री से बने हुए माल खरीदें, बाहर से कम इंपोर्ट करें, आयात कम करें। इसलिए स्कीम चलाई गई थी जी। इसमें गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देती है जी, कुछ प्रॉफिट फ़ायदा देती है, कुछ टैक्स में छूट दे देती है और कुछ और फ़ायदे दे देती है। तो इसके अंदर ये नेशनल प्रोग्राम चलाया गया फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज सिस्टम। इसमें क्या होगा जी,
ये जो सेल होगा, एक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी होगी जी इसकी, लगभग 50 गीगावाट आवर ये एनर्जी स्टोर करके रखेगा। और एक दूसरा जो सेल होगा वो लगभग 5 गीगावाट आवर उसका निस एडवांस केमिस्ट्री सेल का स्टोरेज कैपेसिटी इतनी होगी जी। कुछ ऐसे सेल होंगे जी, ये देखो ये जो आपको ग्रीन ग्रीन से दिखाई दे रहे हैं, ऐसे सेल होंगे। ये क्या करेंगे जी, एनर्जी को स्टोर करेंगे। इसमें कितनी कीमत आएगी जी, लगभग देखो जी इसमें तो कीमत आएगी जो आएगी, जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसको चलाने के लिए 18,100 करोड़ की कीमत लगा के जी ये स्कीम चलाई गई है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग की जा सके जी बैटरी की। ये बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में हो सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रखी जा सके। और जो ये 50 गीगावाट पर आवर की जो बैटरी मतलब बनाई जा रही है, 50 गीगावाट एनर्जी को स्टोर करके रखेंगी ये केमिस्ट्री सेल हैं जी, जो एडवांस केमिस्ट्री सेल, इनके लिए इन्वेस्टमेंट की गई है लगभग 45,000 करोड़ रुपए की। तो इसमें जी ये स्कीम जो पार्ट है, ये एक तरह से क्या है, ये स्कीम सिलेक्टेड एसीसी बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चर को सिलेक्ट करेगी, जिससे ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जिसकी मिनिमम कैपेसिटी लगभग 5 गीगावाट कैपेसिटी होगी, जो इंश्योर ये करेगी कि जो मिनिमम 60% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है प्रोजेक्ट का, वो विद इन 5 ईयर 60% रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो इन सेल से। अब ये एडवांस केमिस्ट्री सेल है क्या जी, कैसे काम करते हैं इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो जी ये न्यू जनरेशन ऑफ एडवांस स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, मतलब नई जनरेशन है जी जो ये एनर्जी को स्टोर करके रखती है। और किस फॉर्म में करके स्टोर रखती है, देखो जी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है, बिजली को किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोकेमिकल या केमिकल एनर्जी में, समझे, केमिकल भरा रहता है जी इसमें, केमिकल की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखती है इलेक्ट्रोकेमिकल की में। लेकिन जब हमें मान लो एनर्जी लेनी है, बिजली की ज़रूरत हो, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल को, इसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है सेल के पास कि इलेक्ट्रोकेमिकल को इलेक्ट्रिकल केमिकल या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब बिजली में कन्वर्ट कर देती है, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं एनर्जी को। आप चाहे पंखे चलाओ, फ्रिज चलाओ घरों में, फिर यूज कर सकते हैं। इसके सिग्निफिकेंस क्या है जी, इस योजना के स्कीम के इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है जी, देखो जी ऑल द डिमांड ऑफ एसीसी इज करंटली बीइंग मीट थ्रू इम्पोर्ट इन इंडिया। अभी क्या है, जितने भी हम एडवांस केमिस्ट्री सेल जो परचेज करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं दूसरी कंट्री से। तो जब ये प्रोग्राम है जी इंप्लीमेंट होगा और बैटरी बनेंगी, इससे एडवांस केमिस्ट्री सेल बनेंगी, बैटरी स्टोरेज, तो हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होगी, कम होगी, यानी कि हम जो आयात करते हैं बाहरों से वो कम होगा, समझ गए। अब इससे क्या होगा जी, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव चला रखा है इंडिया ने कि हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो, तो उसको भी सपोर्ट करेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर हुए माल खरीदेंगे। तो यही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। ये क्या है जी, अभी न्यूज में इसलिए जी इसराइल ने यूज किया है ये, अभी इसराइल ने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का यूज किया है। अभी आपको पता जी, हमने कल भी शायद ये पढ़ा था न्यूज़ में अपने करंट अफेयर सेशन में, इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। पैलेस्तीन में जी जो गाजा स्ट्रिप है, पैलेस्तीन का पार्ट, गाजा स्ट्रिप में हमस एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है, पढ़ा था हमने, एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है जी हमस नाम से। तो इसने जी अटैक कर दिया इसराइल पे अटैक कर दिया, इसराइल ने भी अटैक किया था उसके लिए जी, इसने भी अटैक कर दिया। तो ये दोनों में अभी चल रहा है जी घमासान, एक तरह से डिस्प्यूट चल रहा है, क्लैशेस चल रहे हैं। तो इसराइल ने अभी आयरन डोम सिस्टम अपना यूज किया है। तो आयरन डोम सिस्टम ये है क्या जी, ये हमें जानना जरूरी है। देखो जी ये है एक ऐसा सिस्टम होता है, ये क्या करता है आयरन डोम सिस्टम में, एक सीड लगा लेता है रेडार की, जो दिखाई दे रही है ना आपको, ये रेडार की सीड लगा देता है। ये क्या करता है जी रेडार, ये रेडार ये करता है, मान लो जी कोई मिसाइल वगैरह दाग रहा है आप पे, यहाँ इसराइल है और यहाँ से जी मान लो पैलेस्तीन है, ये इसराइल पे मिसाइल छोड़ रहा है जी, इसे मतलब इसराइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब ये जो रेडार लगे ना, रेडार जो आयरन डोम बोलते हैं जी, आयरन डोम एक आयरन डोम का पार्ट, ये शील्ड रेडार की शील्ड लगी है। ये शील्ड क्या करेगी जी, ये मिसाइल से जो आ रही होती है जी, वो उससे कुछ, अब वो भी वेव भी तो निकल रही होती है, रेज, उनको डिटेक्ट करती है और उनको डिटेक्ट करके ये तुरंत बता देती है। और फिर यहाँ से एक इंटरसेप्टर जाता है, इंटरसेप्टर इसराइल भेजता है, इंटरसेप्टर का मतलब होता है ये रोकने वाला, रोकता है ये मिसाइल को रोकता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ये है जी आयरन डोम सिस्टम, ये इसराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम कुछ ऐसे काम करता है जी। देखो जो शील्ड लगी है वो डिटेक्ट करेंगी, यहाँ से जो आ रही है ये यहाँ से छोड़ेंगे जी, ये इंटरसेप्टर है जी, मतलब ये मिसाइल को जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे हवा में ही, समझ गए। तो इसके 3 पार्ट है जी, एक मोबाइल कंट्रोल यूनिट है जी, ये इसमें लगे होते हैं जी रेडार सिस्टम, मल्टी मिशन रेडार सिस्टम, इससे लॉन्चर है जी, इसमें लॉन्चर रखे हैं, लॉन्चर से मिसाइल, ये इंटरसेप्टर बोलते हैं जी, इंटरसेप्टर क्योंकि मिसाइल को रोक रही है, ये रोकेगी मिसाइल को। तो इस तरह से ये काम करता है। और हमने जी ये देखा था पहले भी, जब इसके बारे में कल न्यूज़ पढ़ी थी, क्या न्यूज़ पढ़ी थी कि जो इसराइल और ये
पार्ट है जी यहाँ का मेडिटेरेनियन सी का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। यहाँ आपको याद रखना कौन कौन सी कंट्री मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर लगाती हैं। ये दिखाई दे रहा है जी, ये मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे सीरिया बॉर्डर लगाती है जी, लेबानन, इसराइल, इजिप्ट, यहाँ पे मोरक्को, तुनिसिया, लीबिया, अल्जीरिया, ये अफ्रीका की कंट्री लगाती हैं जी। यहाँ पे इटली, आपकी स्पेन, ये कंट्री बॉर्डर लगाती हैं। तो ये टर्की वगैरह, सिप्रिस, ये आपको याद रखनी है ये सारी कंट्री, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। आप भले ही यूपीएससी के पेपर उठा कर देखो जी लास्ट 15 ईयर के। तो यहाँ पे ये याद रखना जी, ये डेड सी है जी किस किस के बीच में, ये जॉर्डन और इसराइल के बीच में है जी। ये वेस्ट बैंक है जी, यहाँ पे वेस्ट बैंक, और ये गाजा स्ट्रिप है जी। गाजा स्ट्रिप में रहती है हमास ऑर्गेनाइजेशन, इस पर राज करती है, रूल करती है। ये वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप पैलेस्तीन का पार्ट है, हिंदी में फिलिस्तीन लिखा रहता है जी अखबार में, तो पैलेस्तीन का पार्ट है ये। यहाँ पे सीरिया और इसराइल के बीच में यहाँ पे गोलन हाइट है जी इधर, और गोलन हाइट के पास ही सी ऑफ गैलीली है, सी ऑफ गैलीली, जो किस किस के बीच में जी, गोलन हाइट के पास है, इसराइल से बॉर्डर लगाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जी इसमें। अब इसमें और कैसे काम करता है जी, ये देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो जो बता दिया वही लिखा है वैसे तो, ये आप फिर भी देख लो, एक बार पढ़ लो इसे। ये क्या जी, आयरन डोम सिस्टम है, एक शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम है। ग्राउंड टू एयर मतलब ये है जी, ग्राउंड का मतलब बेस से, अर्थ से, एयर में ये देखो जी इंटरसेप्टर भेजा जा रहा है, इसलिए ग्राउंड टू एयर सिस्टम है जी ये क्या करता है जी, इसमें एक रेडार लगा होता है और एक लगा होता है जी ये तामीर। ये देखो जी तामीर, थोड़ा इसे मिटा लेता हूँ मैं, ये देखो जी तामीर। ये तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है जो छोड़ी गई है, जो मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर रही है, समझ रहे हो। तो रेडार क्या करता है, ये बताता है कि डिटेक्ट करता है कोई मिसाइल आ रहा है, रॉकेट आ रहा है, कुछ आ रहा है, उसको डिटेक्ट करके ये बताता है, फिर ये भेज देते हैं जी। इसमें कई सारे सिस्टम यूज होते हैं काउंटर करने के लिए, एक रॉकेट, आर्टिलरी और मोटर, ये जो है इनको काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए क्या क्या यूज होते हैं, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, अनमेंड एयर व्हीकल यूज होते हैं इसमें। ये क्या जी, सारी वेदर कंडीशन में काम कर सकता है और दिन में या रात में काम कर सकता है जी। ये इंटरसेप्टर जो मिसाइल को रोकने के लिए सिस्टम, ये आयरन डोम यूज किया जाता है। ये इसराइल की एक कंपनी है जी, एडवांस डिफेंस सिस्टम और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, इसने ही डेवलप किया था ये आयरन डोम सिस्टम 2011 में, 2011 में। तो आपको इतना भी याद रखना, आयरन डोम सिस्टम ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम किसका है, इसराइल का, इसका नाम है जी बस। और सारी कंट्री के पास भी ये सिस्टम है, यूएसए के पास तो है जी, लेकिन इसराइल का है जी आयरन डोम, ये याद रखना नाम आपको। ये इसका जो एक्सपर्ट है जी वो बताते हैं इसकी 90% तक एक्यूरेसी है, मतलब जब भी ये मान लो रोकता है किसी मिसाइल को 90% तक इसकी एक्यूरेसी है, रोक देता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का मानना है 80% तक की एक्यूरेसी है। ये क्या जी, डिप्लॉय किया जाता है, तैनात किया जाता है, किस लिए, ताकि जो सोल्जर हैं जी उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, फोर्सेज को, और अर्बन एरियाज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके, समझे। इसके क्या क्या कंपोनेंट है जी, एक तो आयरन डोम में क्या जी 3 मेन सिस्टम लगे होते हैं जी जो डिप्लॉय किए जाते हैं। एक तो रेडार, हमने देखा रेडार, ये रेडार क्या करता है जी, डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करता है मतलब पता लगाता है कोई सिस्टम कोई आ तो नहीं रही है, ट्रैक करता है रेडार कि कोई इनकमिंग थ्रेट तो नहीं है, कोई मिसाइल तो नहीं आ रही है, रॉकेट तो नहीं आ रहा है। फिर वीपन कंट्रोल सिस्टम होता है जी, इसमें बैटल मैनेजमेंट वीपन कंट्रोल सिस्टम होता है। फिर एक मिसाइल फायर होता है जी, जो इंटरसेप्टर दाग दिया जाता है किसके जरिए, ये बैटल मैनेजमेंट वीपन कंट्रोल सिस्टम है, यही इसको मतलब एक तरह से संबंध बैठाता है इंटरसेप्टर मिसाइल और रेडार सिस्टम में। फिर ये आने वाली जो मिसाइल आ रही है जी, रॉकेट आ रहा है, उसको रोक देता है। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं जी इसके, मिसाइल फायर, वेपन कंट्रोल और रेडार, इस आयरन डोम सिस्टम के। तो यही था जी इसमें। अब क्वेश्चन करेंगे हम इस पे बेस्ड कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हमने आदित्य L1 कई बार हमने करंट अफेयर के सेशन में पढ़ा जी, और इसके लिए स्पेशल लेक्चर भी लिया हुआ, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो आप। इसके बारे में बताना जी, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट बताना कौन सा है। पहली कह रही है इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है जी, पहला मिशन है जो सूरज पे भेजा जा रहा है। ये प्लेस किया जाएगा जी अर्थ से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे, ये अर्थ से ये सैटेलाइट भेजा जाएगा। ये लॉन्च किया जा रहा है जी PSLV लॉन्च व्हीकल के जरिए। PSLV क्या है जी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आपको करेक्ट बताना जी कौन सा है। आपके ऑप्शन है जी 1 ओनली, 2 1 2 1 3 1 2 3। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा जी, लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 800 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये सैटेलाइट भेजा जाएगा। L1 पॉइंट पे रखा जाएगा जी। L1 क्या है, लैंग्रेजियन पॉइंट। अब लैंग्रेजियन पॉइंट क्या होते हैं सब जानना तो आदत है। L1 मिशन पे एक लेक्चर बना हुआ है, पूरा डिटेल में देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस के लिए। PSLV के द्वारा ही भेजा जाएगा जी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। रॉकेट होते हैं जी, ये रॉकेट भेजते हैं, सैटेलाइट को लेके जाते हैं स्पेस में। ये C56 यूज किया जाएगा, PSLV C56 इसे भेजने के लिए। तो हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। सूरज पे भेजने वाला ही मतलब भारत पहला मिशन होगा जी, भारत का, ये भारत का होगा। पहले नासा भी भेज चुका है सोलर पार्कर मिशन। अब ट्राइब्यूनल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्यूनल के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन दी हुई है पार्ट 14A में। पार्ट 14A
42nd अमेंडमेंट एक्ट लाए थे जी 1976 में, तब जोड़ा गया था ये 14A। तो इसमें ट्राइब्यूनल का क्या क्या काम होता है जी, किस किस मैटर पे, मामले पे ट्राइब्यूनल जो होती हैं देख मतलब केस सुन सकती हैं, आपको ये बताना है। फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग, अर्बन प्रॉपर्टी टेनेंसी राइट पे जी, इलेक्शन ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लैंड रिफॉर्म, किस किस के रिगार्डिंग सुन सकती हैं जी, ये बताना आपको। 2413423 या ऑल ऑफ दी अबव, डी करेक्ट आंसर है जी। सारे मैटर पे ये केस सुन सकती हैं। ये ट्राइब्यूनल इसलिए बनाई गई थी जी ताकि जो कोर्ट में केसेस ज़्यादा आते हैं उनके बर्डन को, बोझ को कम किया जा सके और कुछ केस ये देख सकते हैं। ये बात याद रखनी है जी, इलेक्शन कोई डिस्प्यूट होता है पार्लियामेंट के हाउस से, लोकसभा या राज्यसभा से, उसका इलेक्शन से डिस्प्यूट ये देखती हैं, मैटर ये सुलझा सकती हैं, केस ले सकती हैं। लेकिन आर्टिकल 329 और 329A में जो मैटर हैं उनसे ये डील नहीं करती हैं जी, ये चीज़ आपको याद रखनी है ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट है जी फाइनल से, विद रिगार्ड टू इंक्लूजन एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज इज फर्स्टली विद, आपको ये बताना है जी, पहली बार जब फाइनल से किसी को देना पड़ता है कि किसी भी जाति को जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है इस कैटेगरी में बाहर करना है या इस कैटेगरी में रखना है, तो किसका होता है जी पहला डिसीजन, पहला फाइनल डिसीजन, पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, प्रेसिडेंट का या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का। इसका सही आंसर है जी सी, प्रेसिडेंट करते हैं जी पहले डिसीजन। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होता है, देखो पहला फाइनल डिसीजन होता है प्रेसिडेंट का, उसके बाद फाइनल की लिस्ट से हटाना नहीं हटाना वो पार्लियामेंट करती है जी। तो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना, इसमें लिखा है फर्स्टली, फाइनल से फर्स्टली, सबसे पहली फाइनल से किसकी है। अगर ये फर्स्टली नहीं होता ना, सिर्फ इतना होता कि फाइनल से, फिर पार्लियामेंट हमारा आंसर होता। ठीक है, तो यही था जी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीलीभीत टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए, करेक्ट बताना है। स्पेशल 2 लेक्चर हमने पढ़े हुए हैं और करंट अफेयर में भी कई बार कवर किया है ये, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बतानी है जी करेक्ट। ये असम में लोकेटेड है क्या, इसे TX2 अवार्ड मिला है क्या जी, किस लिए, ताकि 2010 से इसने जी अपनी टाइगर पॉपुलेशन को दुगनी से भी ज़्यादा कर दिया, इसलिए इसे अवार्ड मिला है। कौन सा करेक्ट है जी वे बताना है, पहला दूसरा दोनों करेक्ट दोनों गलत। पहला बिल्कुल गलत है जी, ये कहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यूपी में जी, हमने कई बार पढ़ा है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी, इसे TX2 अवार्ड मिला और पहला टाइगर रिजर्व है पूरे वर्ल्ड में जिसे ये अवार्ड मिला है, TX2 अवार्ड। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, ये TX2 अवार्ड क्या, कब देते हैं, कौन देता है, ये क्या है प्रोग्राम डबलिंग करने का, ये जानना तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व पे जी इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में लेक्चर जाकर देखिए, पूरा डिटेल में मिलेगा आपको, 4-5 मिनट का लेक्चर है बस। नेक्स्ट है जी, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना जी करेक्ट। फिक्स्ड कैपिटल क्या होते हैं जी, ये डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड होती हैं। मतलब फिक्स्ड कैपिटल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अगर हम फिक्स्ड कैपिटल रख दें, फिक्स्ड कैपिटल में आती है जी ऐसी मशीन वगैरह, जैसे मशीन फिक्स्ड है या फिर बिल्डिंग बना दीजिए फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड कैपिटल में आती है जी पूंजी, फिक्स्ड पूंजी। तो ये अगर हैं जी तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं क्या, आर्थिक उन्नति से। नेक्स्ट है जी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए होती है, अगर अचीव करनी है आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तो फिक्स्ड कैपिटल को जी कंजप्शन में डाइवर्ट करना पड़ेगा। मतलब फिक्स्ड कैपिटल के जो भी रिसोर्स हैं उनको कंजम्पशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी आपका, फिक्स्ड कैपिटल में इंक्लूड होती हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग, कोई निवास के लिए कंस्ट्रक्शन बना हुआ है जी हाउस, वो भी फिक्स्ड कैपिटल में आता है, लेकिन इसे बाद में मे नॉट ऐड टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, लेकिन इसे क्या है जी इकोनॉमिक की प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है उसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, मतलब नहीं भी किया जा सकता। तो आपको ये बताना जी करेक्ट कौन सा है, 1 2 3 या 1 3 या 1 ओनली। देखो जी आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप ही बताओ ये फिक्स्ड कैपिटल को अगर हम मान लीजिए कंजप्शन में इसे कन्वर्ट कर दें, डाइवर्ट कर दें, मान लो आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग बेच के आप मान लो खाने के लिए सामान खरीद लो, तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ में ये काम आएगा, आप तो खा जाओगे इसे 1-2 महीने 1 साल में जो आपने खरीदा है। लेकिन जो फिक्स्ड कैपिटल है आपका, मान लो घर है, बिल्डिंग है, या आपने कोई मशीन ले ली हो, प्रोडक्ट बना रही है आपकी, वो तो सालों साल आपको कमा के देती रहेगी, तो ये कैसे हो सकता है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बाकी के तो बिल्कुल सही है जी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। फिक्स्ड कैपिटल हमने समझ लिया जी क्या है, कोई भी मशीन कंपनी में आपके घर में कोई जो आपको कमा के दे रही है आप। नेक्स्ट है जी, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीर, ये क्या है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है आपको। पहला कह रहा है ये एक इंडिकेटर है जिसकी वजह से इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस के बारे में पता लगता है, किसी भी राष्ट्र के बारे में, कि राष्ट्र की मान लो किसी कंट्री के ट्रेड पार्टनर है, किसी दूसरी कंट्री से व्यापार कर रहा है, तो कंपेटिटिवनेस क्या है इंटरनेशनल मार्केट में, तो इससे ये पता लगता है, कंपेरिजन होता है देश से, एक कंट्री का दूसरी कंट्री में। नेक्स्ट है जी, अगर मान लो रीर इंक्रीज होगा, रीर यही है जी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, तो ये इफेक्ट करता है कि जो कंपेटिटिव एज है वो लूज हो रही है किसी कंट्री की, मतलब कम हो रही है, मुकाबला करने की जो क्षमता है वो कम हो रही है अगर रीर इंक्रीज होता है। आपके ऑप्शन है जी 1 ओनली, 2 ओनली,
दोनों सही है दोनों गलत? दोनों सही है जी, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है जी। रीर यही दिया हुआ है, हमने एक्सप्लेनेशन देखा। नेक्स्ट बताना जी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल जारी करता है, इसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं जी जिनके बेस पे देखी जाती है इंडेक्स। एक तो लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जी कितना एवरेज इंसान एक देश में कितना जी रहा है, कितनी लाइफ है एवरेज वो। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है, दो तो ये बता दीजिए क्वेश्चन है, तीसरा आपको बताना कौन सा है। तीसरा जी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना जी नेशनल इनकम में क्या आता है जी, बताना जी नेशनल इनकम में क्या आता है, नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं। ए बी सी डी बताओ जी, क्या पढ़ लो आप खुद ही पॉज करके। इसका आंसर है जी ए, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये एनएनपी होता है जी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को बोलते हैं क्या, नेशनल इनकम। एनएनपी क्या होता है ये आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा जी अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, ए आंसर हो जाएगा इसका। आपको बताना जी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आर लोन मेड बाई बैंक और फाइनेंस कंपनी ऑन विच रीपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट आर नॉट बीइंग डन ऑन द टाइम, हाउ डू एनपी अफेक्ट द बैंक। देखो जी एनपी आपको बताइए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी कि बैड लोन भी बोल सकते हो जी आप। बैड लोन क्या होता है जी, किसी ने पैसा लिया जी किसी बैंक से और वो उसे भर नहीं पाया, चुका नहीं पा रहा है अपनी मर्जी से या कैसे जी। कुछ क्राइटेरिया होता है जी 90 और 180 डेज का, कंपनी और इंडिविजुअल के लिए अलग अलग। तो वो उस राशि को बोलते हैं जी एनपीए, मतलब आपने पैसा ले लिया, मनी ले ली बैंक से, लौटा नहीं पाए, तो वो एनपीए हो जाता है। तो ये बताना जी एनपीए से बैंक पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या अफेक्ट पड़ते हैं अगर बैंक का एनपीए बढ़ता है, इंक्रीज होता है तो। बैंक टेन टू लोअर द इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट, जो मान लो जी आपने पैसा जमा किया है उस पर जो आपको ब्याज देता है बैंक, समझ रहे हो, साल दर साल ब्याज देता है, उसको कम कर देगा बैंक, ऐसी संभावना हो सकती है। नेक्स्ट है रिजल्ट इन लेसर इंटरेस्ट इनकम, ऐसा हो सकता है जी जो इंटरेस्ट इनकम होती है जी बैंक की वो कम हो सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम घटा सकता है अपना, कम हो सकती है उस पर। नेक्स्ट है जी आपका एज टू रिस्क वेटेड असेट, जो जोखिम वाली संपत्ति होती है जी बैंक की वो इंक्रीज हो जाएगी जी, ऐड हो जाएगा उसमें रिस्क वेटेड असेट। आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। डी करेक्ट आंसर है जी, ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा। क्योंकि देखो जी जब एनपीए घट जाएगा मतलब बढ़ जाएगा बैंक का, तो वो क्या करेगी, जो आपको इंटरेस्ट देती है, क्योंकि बैंक को तो नुकसान होगा ना अगर आपके डिपॉजिट पे जो आप बैंक में जमा करते हो पैसा उस पर ज़्यादा ब्याज देगी आपको, तो बैंक को नुकसान होगा, लेकिन बैंक तो पहले से ही नुकसान में चल रहा है एमपीए की वजह से। तो वो क्या करेगी, जो इंटरेस्ट रेट आपको दे रही है डिपॉजिट पे उसको कम कर देगी, समझ रहे हो। और इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो भी कम हो जाएगी जी इसकी वजह से बैंक की, जो आपसे कमाती है। मतलब जैसे आपने जी लोन लिया, लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उससे भी कम मिलता है जी, क्योंकि वो ऐसा चाहती है कि आगे लोग उसका जो पैसा लिया वापस करें, तो उन्हें नुकसान ना हो, उससे कम हो जाता है जी इंटरेस्ट रेट, समझ गए। और जो रिस्क वेटेड यानी कि जोखिम वाली, तो पहली एनपीए तो क्या है, रिस्क में ही चलेगी, ये कैपिटल जो पूंजी थी, तो जो रिस्क कैपिटल है एसेट है जी इसकी और इंक्रीज हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये भी करेक्ट है। तो इसी के साथ जी हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। अब जी हम मिलेंगे कल।